ये सब तो है ही नहीं, क्योंकि लॉर्ड मेकाले के द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट ये सब बनाया गया। तो न्याय की अवधारणा अंग्रेजों के अंदर नहीं थी, न्याय की अवधारणा भारतीय मनीषियों में थी। तो फैसला होता है, तो हिंदुस्तान में मर्दों को न्याय नहीं मिलता, ये अकल शक्ति है। ये उसी तरह शक्ति है जैसा कि सूर्य होता है और चंद्रमा होता है, उससे कम तर शक्ति नहीं है। हाँ, न्याय यहाँ औरतों को मिलता है, पुरुषों के साथ में न्याय होता है। तो न्याय की बात करना ही पुरुषों के लिए बहुत बड़ा गुनाह। और ये एजेंडा जो चला है भारतीय परिवारों के खिलाफ, भाई अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, कांग्रेस ने वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, बांटो राज करो, बांटो राज करो। कभी धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, बाई नेशन थ्योरी दे दो, राज करो। हिंदुस्तान में जो है जवाहरलाल बन गया प्रधानमंत्री, जम्मू कश्मीर में मोतीलाल नेहरू, मोइनुद्दीन गाजी, उसकी दूसरी पत्नी, उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला, फारूक शेख क्या था जो था वो बन गया, और मोइनुद्दीन गाजी की तीसरी पत्नी जो पारसी थी, पर्शियन, वो जिन्ना, उसकी औलाद, वो पाकिस्तान में। मतलब नेहरू परिवार का सब दूर राज हो गया। बाई नेशन थ्योरी करने के बाद उन्होंने देखा भाई अब तो हिंदू तो सनातनी सभी एक है, उनमें फूट डालो अवर्ण सवर्ण, ये लड़ना शुरू हो गया। अब बचे परिवार, नेहरू खानदान के पेट में दर्द हुआ, परिवारों को कैसे नष्ट करें। 1947 के पहले आईपीसी 497, जिसको स्त्री व्यभिचार की धारा कही गई है, जिसमें अगर कोई विवाहिता शादीशुदा स्त्री अपने पति को होते हुए किसी अन्य पर पुरुष के साथ में अवैध संबंध बनाती है तो वो 5 साल की कठोर कारावास की सजा उसको भी दी जाएगी और उसके आशिक को, उसके यार को भी दी जाएगी। ये प्रोविजन था 1947 के पहले। अब जवाहरलाल आ गया, उसके तो 10, 12, 15 के साथ में अवैध संबंध थे। आप रिकॉर्ड करना चाहे तो करें, पूरी दुनिया में मेरा वीडियो वायरल करें, मुझे कोई डर नहीं, ये सच्चाई है, ये ऐतिहासिक सच्चाई है। उसने कहा ये सारी औरतें मर जाएगी, उसने उसमें प्रोविजन करवा दिया, नहीं, अगर कोई विवाहिता स्त्री किसी पराये पुरुषों के साथ में अवैध संबंध बनाती है तो द वाइफ विल नॉट बी ट्रीटेड एज अबेटर, पत्नी को निर्दोष माना जाएगा। क्यों? क्यों तो बिना पढ़ी लिखी है, जाहिल है, गंवार है, उसको मालूम ही नहीं कि दूसरे के साथ में सोऊंगी तो क्या हो जाए। वाह, पहला फुसला लिया, पहला फुसला लिया। वही लड़की जो एक नेल पॉलिश खरीदने के लिए जाती है 25 बार बदलवा लेती है, एक क्लचर खरीदने के लिए जाती है या एक बैग खरीदने के लिए आ जाती है, दुकानदार का खून चूस जाती है पूरा, इतनी बार बदलवा लेती है। लेकिन वही लड़की झांसे में आ जाएगी कि साहब इसने तो मेरे को शादी का झांसा दिया था इसलिए मैंने इसकी रात रंगीन कर दी। इज इट पॉसिबल? या तो आप मान लो कि लड़की में अकल होती नहीं है, या फिर ये मानो कि लड़की में बहुत अकल होती है। दोनों एक साथ कैसे संभव है? एक तरफ नेल पॉलिश 25 बार बदल के दुकानदार का खून चूस लेगी और बोलेगी कि नहीं स्त्रियां तो बहुत समझदार है, अब तो हम वही जात चलवा रहे हैं उनसे। क्यों? बेचारा मर्द गोलियां खा रहे हैं, युद्ध में मर्द मारे जाते हैं, औरत आज तक मारी गई? संसार का इतिहास देख लो, जहां भी युद्ध हुए हैं मर्द ही मारे गए, लेकिन महान औरत है, औरत महान है। 1947 में द वाइफ विल नॉट बी ट्रीटेड एज अबेटर, ये करके महिलाओं को स्त्री व्यभिचार की थोड़ी खुली छूट दे दी गई। अब अगर कोई शादीशुदा स्त्री ये जानते हुए कि वो विवाहिता है, ये कानूनी प्रोविजन बता रहा हूं मैं आपको, ये जानते हुए कि वो विवाहिता है और किसी अन्य पर पुरुष के साथ में अवैध संबंध बनाती है, तो उसमें आईपीसी की धारा 497 में सिर्फ उसके आशिक को 5 साल की सजा होगी, महिला को नहीं। ये पहला पुण्य कर्म जवाहरलाल ने किया। उसका जो फेमिनिस्ट एजेंडा था, जो इकोसिस्टम था, ये पहला कार्य उसने ये किया। आगे चलते हैं।
1961 में 1955 में सनातन धर्म के परिवारों को बर्बाद करने के लिए जवाहरलाल लेकर के आया हिंदू मैरिज एक्ट HMA 1955 एंड 56, हिंदू विवाह अधिनियम 1955-1956। बाबा साहब आंबेडकर ने निश्चित तौर पर इसका विरोध किया था कि भाई सिर्फ हिंदू विवाह अधिनियम क्यों, मुस्लिम विवाह अधिनियम क्यों नहीं, पारसी विवाह अधिनियम क्यों नहीं, यहूदी विवाह अधिनियम क्यों नहीं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हिंदू विवाह, क्योंकि मुझे तो बर्बाद हिंदू परिवारों को करना है, सनातन धर्म को नष्ट करना है। हिंदू विवाह अधिनियम आने के बाद 1947 में ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, सही है, सत्य है, अटल सत्य है, गूगल पे भी देख सकते हो। 1947 तक हिंदुस्तान में सनातन धर्म का तलाक का एकमात्र मुकदमा था, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक मुकदमा था तलाक का। हिंदू मैरिज एक्ट 1955-56 आया, उसके बाद में तलाक के मुकदमे बढ़ते चले गए। क्यों? कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपने पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए और महिलाओं का सशक्तिकरण चालू हो गया। पड़ोसी से नयन मटक्का कर रही थी, पति ने पकड़ लिया तो मेंटेनेंस लगा दिया, तलाक लगा दिया, भरण पोषण मांग लिया 125 में। उससे आगे चले 1961, दहेज जो कि मनुस्मृति से लेकर के याज्ञवल्क्य स्मृति वेदों में और पुराणों में है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि एक कोई नया परिवार बन रहा है, अग्रवालों में आज भी है मिलिंद, नया परिवार बनता है तो एक ईंट और एक सोने की गिन्नी दी जाती थी उस समय, इसलिए अग्रवाल सभी संपन्न है आज भी। अग्रवालों में कोई आपको बिलो कैटेगरी के बहुत कम मिलेंगे ही नहीं परिवार। तो क्या ये प्रोविजन अच्छा नहीं था कि एक नया परिवार बन रहा है तो कुछ मैं दे दूं, कुछ आप दे दो, कुछ ये दे दो, कुछ ये दे दो। इसका मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में जो प्रोविजन है उसको बोला जाता है दाय भाग, देना, नए परिवार को देना, जो बाद में दहेज के रूप में कन्वर्ट हो गया और डावरी के, अंग्रेजी में डावरी के। एक परिवार को बसाने के लिए अगर कुछ सामान मैं दे दूं, कुछ आप दे दो, कुछ आप दे दो, एक नई गृहस्थी चल निकले, क्या बुराई है? लेकिन नहीं, हमें सनातन धर्म को बर्बाद करना है। दहेज एक्ट बना दिया गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट DP 3/4 1961। इसका प्रोविजन करने के बाद और प्रताड़ना पुरुषों के साथ में चालू हो गई। पड़ोसी से या बॉयफ्रेंड से नयन मटक्का कर रही थी, पति ने, सास ने, ससुर ने देख लिया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस वालों को तो माल चाहिए और कोई लेना देना नहीं। आप ये कल्पना मत कीजिएगा कि हिंदुस्तान की पुलिस न्याय में या सच्चाई में विश्वास रखती है, सिरे से झूठ है, इससे बड़ा झूठ संसार में नहीं हो सकता। शायद हजारों में, लाखों में एकाध कोई पुलिस वाला ऐसा होता है जिसके अंदर आत्मा रहती है। वो चाहे श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग दूसरे अध्याय में कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण ने जरूर कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होती है, लेकिन पुलिस वालों की आत्मा मर चुकी होती है। और जुडिशरी सिस्टम में जितने लोग बैठे उनकी भी आत्मा मरी हुई है, उनमें आत्मा नहीं है। वहां श्री कृष्ण का सांख्य योग नहीं चलता। तो पुलिस को माल चाहिए, पैसा लेकर के कितने भी झूठे मुकदमे दर्ज कर सकती है। पुलिस का और कोई काम नहीं है, उसको सिर्फ पैसा कमाना। हालांकि फिर उनकी औलादे भी आप देख ही रहे हो, बहुत सारे किस्से सुनते हो आप, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस कर ही तत्फल चाहता, रामचरितमानस में कहा गया। तो उन्हें अपने कर्मों का दंड मिलता है। एक्शन वर्सेस रिएक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो सत्य है। फिजिक्स का भी यही बोल रहा है और रामचरितमानस भी यही। तो 1961 में आपके साथ में हुआ दहेज प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके बाद पुरुषों के प्रति प्रताड़ना और ज्यादा चालू हो गई। इसके बाद भी नेहरू खानदान का पेट नहीं भरा। अभी तो सनातन धर्म की शुरुआत हुई है विखंडन की, हमें तो पूरा ही बर्बाद कर देना है, हिंदुस्तान से हिंदू धर्म बर्बाद करना है। हिंदू में सभी शामिल हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं,
जैन हैं, ये सभी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत समान रूप से इन पर सभी कानून लागू होते हैं। अब 1983 आते आते इंडिया इंदिरा आ गई। उससे सोचा अभी तो बर्बाद हुआ नहीं है यार सनातन धर्म, हमें तो पूरी तरह बर्बाद करना है इसे। तो 1983 में आपके लिए आ गया 498A, यानी कि डाउरी डिमांडिंग क्रूअल्टी, दहेज की मांग को लेकर के क्रूरता करना। यहां फिर वही चीज बॉयफ्रेंड से नैन मटक्का कर रही थी, अड़ोसी पड़ोसी से, किसी तथाकथित मामा चाचा जीजा काका ताऊ भाई इससे लगी हुई थी, पति ने पकड़ लिया, या सास ससुर को पता चल गया कि भाई तेरी तो शादी हो चुकी है, तू इधर उधर कहां मुंह मार रही, नैन मटक्का कर रही है। 498 में मुकदमा दर्ज हो गया। 498A में 498A है ना, डोंट मतलब एक जैसे डोंट टेक सिमिलर 498 एंड 498A। 498A जो है वो दहेज के प्रति क्रूरता करते हुए दहेज की डिमांड करना 498A है, और 498 जो सिंपल है वो है किसी की पत्नी को डरा धमकाकर बरगलाकर बहेला फुसलाकर भगाकर ले जाना। ये दोनों में अंतर है। पुलिस थाने वालों को भी नहीं मालूम होता है, वो बोलते 498 में दर्ज हो गई, कहां से होगी भाई, 498A में होगी, नहीं पता है उन्हें, नॉलेज नहीं। तो 498A आ गया 1983 में। इसके बाद पुरुष के प्रताड़ना की पराकाष्ठा हो गई। जितनी ऊंचाई एवरेस्ट की नहीं होगी उससे ज्यादा मुकदमे दर्ज होना शुरू हो गए 1983 के बाद। हर किसी मसले के बाद एक ही एजेंडा, मूल एजेंडा तो आजकल की बहुओं के दो होते हैं। पहला तो ये मुझे खुली छूट दी जाए ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में नैन मटक्का कर सकूं, घूम सकूं, फिर सकूं, जो भी संबंध बनाने हैं वो बना सकूं। ये हर आज की लड़की, मतलब मैक्सिमम, आई डोंट से ईच एंड एवरी, बट मैक्सिमम की ये दिली तमन्ना होती है। उसको पूरा करने के लिए वो अपना पूरा घर बर्बाद करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा होता है शादी होते से ही पति और उसके परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लो किसी ने, ये न केन प्रकारेण, क्योंकि आजकल पिता और माता संस्कार नहीं दे रहे हैं, कार दे रहे, और संस्कार नहीं होने के कारण, और फिर महिला स्वतंत्रता और सशक्तिकरण, मेरी बेटी की तरफ आंख भी निकाली तो आंख फोड़ के रख दूंगा। क्यों भाई, दूसरे परिवार में जा रही है, तेरा दामाद भी तो तेरे घर का काम करता है या तेरे उसमें साथ देता है, वो तो आंख नहीं, उसके माँ बाप तो आंख नहीं फोड़ रहे तुम्हारी बेटी की। लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों इस राष्ट्र के फेमिनिस्टों का एजेंडा और इकोसिस्टम ने यह साबित कर दिया इस देश में कि पुरुष जन्मजात अपराधी होता है, पैदाइशी अपराधी है, और महिला जन्म से निर्दोष होती है, निरपराध होती है, नासमझ होती है, बेचारी होती है, अबला होती है। अबला नहीं होती है, हमारे मालवा में एक शब्द है एबला, तो एबली जरूर होती है, अबला तो नहीं होती भाई। अब ये इकोसिस्टम, ये एजेंडा 1983 से जो शुरू हुआ और 498A डाउरी डिमांडिंग क्रूएल्टी की जो धाराएं मुकदमे दर्ज होना शुरू हुई, तो एनसीआरबी का जो आंकड़ा था वो भी फूल के कुप्पा हो गया। लेकिन महिला बाल विकास मंत्री की आंखें फूट गई, उसको दिखना बंद हो गया। लीगल आयोग मंदबुद्धि हो गया, कानून मंत्री को सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। और पुराने जमाने के तो माशाअल्लाह हमारे प्रधानमंत्री भी एक से एक महान हुए हैं, अटल जी को छोड़कर और शास्त्री जी को छोड़कर। ये दो जरूर समझदार थे, बाकी तो आप सब जानते हैं। एक आध काम इंदिरा गांधी ने अच्छा किया कि जो ज्यादा तेज चल रहा था उसके दो टुकड़े कर दिए, और मोदी जी ने तो कटोरे ही पकड़ा दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब 1983 से जो झूठे मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए और पुलिस वालों की दिवाली मनना चालू हो गई। जो भी आया 498A दर्ज करो,
जो भी आया 498A दर्ज करो। जैसे खजराना गणेश में लड्डू बट रहे हो, हर चौथे, पांचवें, आठवें, 10वें परिवार में 498A दर्ज होना शुरू हो गए। इससे भी नेहरू खानदान का पेट नहीं भरा। अभी तो सनातन धर्म खत्म हुआ ही नहीं है, हमें तो सनातन धर्म को पूरी तरह बर्बाद करना है। एक विदेशी महिला भारत में आ गई, जिसका इस राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, परिवेश, परिधान, रहन सहन, इससे दूर दूर तक का कोई नाता रिश्ता नहीं था। 2005 में वो एक नया कानून लेकर के आ गई, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। महिला का घरेलू हिंसा से संरक्षण। यह कानून आने के बाद तो हर घर में, हर परिवार में पति पत्नी के बीच में बुरी तरह से बारूद और बम फिट कर दिए। अगर आप लोगों ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किताब पढ़ी हो, ज्यादा मोटी नहीं, रेडी रेटनर भी आती है, छोटी छोटी पतली पतली किताब भी आती है, एक दो प्रोविजन में आपको बता देता हूं। और इस हिंदुस्तान के हर मर्द के अंदर मर्दान की जागृत हो जाएगी जब उसको यह मालूम पड़ेगा कि यह प्रोविजन भी है। मैं तो बोलता हूं पुलिस वालों को भी नहीं मालूम है। दहेज घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, 2006, 2005 में बना था, 2006 से लागू हुआ था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पे लागू हुआ है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम में विदेशी माता जी ने ऐसे ऐसे प्राविधान किए हैं कि आपके शरीर के रोंगटे नहीं बल्कि बाल भी खड़े हो जाएंगे सीधे, जैसे आजकल की कटिंग करवाते हैं आजकल के छोरे। उसमें प्रोविजन ये है कि अगर पत्नी लिख करके दे दे, पत्नी आपके मकान पे, आपके बंगले पे, आपके फ्लैट पे कब्जा कर ले, आपको जीपीएल करके घर से निकाल ले, अपने प्रेमी को लेकर के आ जाए, प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रहे, प्रेमी से बच्चा पैदा कर ले, माननीय न्यायालय बोलेगा कि इस बच्चे का मेंटेनेंस तू देगा क्योंकि पति तू है। ये क्या जज साहब को भी डूब मरने से कम प्रोविजन है क्या? अरे जज के साथ में भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं। उसके अलावा पत्नी ये लिख के दे दे कि साहब मैंने इसके मकान पे कब्जा कर लिया है, मैं अपने यार के साथ अय्याशी कर रही हूं। ये पति जब देखो जब आ जाता है बच्चों से मिलने के बहाने, तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो जज साहब के सामने एक प्रोटेक्शन के लिए आवेदन तैयार कर देगी कि मेरे को इस आदमी से खतरा है जिंदगी का। जिंदगी का खतरा नहीं है, उसके व्यभिचार में जरूर खतरा है। तो माननीय जज साहब वहां पर ऑर्डर करेंगे कि हे पति, तेरी पत्नी अपने यार के साथ अय्याशी कर रही है, तू बार बार जाके दखलंदाजी करता है, इसलिए तुझे मैं ये आदेश देता हूं कि 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जितना वो चाहेगी इस एरिया में तू घुसेगा नहीं, और घुसेगा तो प्रोटेक्शन ऑफिसर संबंधित थाने के टीआई को फोन लगाएगी, टीआई आएगा, मुंडी पकड़ेगा, उसको जज के सामने पेश करेगा, जज उसको जेल भेज देगा। 2 किलोमीटर के दायरे में बोर्ड हूँ अपने। ये देखिए आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी पत्नी अपने यार के साथ में अय्याशी कर रही। सुन लो पुलिस वालों, तुम्हारे साथ में भी हो सकता है किसी दिन। पत्नी अपने यार के साथ में आपके ही घर पे कब्जा करके, मेरे पास है पूना का एक केस है जिसमें पुलिस अधिकारी है और उनके साथ यही हो रहा है। उनकी पत्नी ने कब्जा कर लिया, अपने यार के साथ रह रही है, बूढ़ी मां को और पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर साहब को घर से निकाल दिया और प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लिया, और माननीय न्यायालय ने बोल दिया कि तू 3 किलोमीटर के एरिया में नहीं आएगा वरना तेरे को जेल भेज दे। अब यदि आपकी पत्नी कहीं नौकरी करती है और वही नयन मटक के उसके बॉस से, और उसने आवेदन दे दिया माननीय न्यायालय को कि साहब ये मेरे ऑफिस बार बार आ जाता है, मेरे यार के साथ में मैं अय्याशी करती हूं, मुझे दखलंदाजी होती है, तो माननीय न्यायालय आदेश करेगा कि तेरी पत्नी अपने कार्यस्थल पर अपने यार के साथ अय्याशी कर रही है, शब्द ये नहीं होंगे,
उसका मंतव्य ये होगा, अर्थ ये होगा। क्योंकि आजकल वीडियो की क्लिपिंग काट काट के बहुत चल रही, मुझे तो डर भी नहीं लगता यार। श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, मां भो डरो मत, और शोले में कहा है जो डर गया समझो वो मर गया। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप पुरुषार्थी हो, मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो माननीय न्यायालय आपके खिलाफ एक ऑर्डर जारी करेगा कि तेरी पत्नी अपने यार के साथ में कार्यस्थल पर अय्याशी कर रही है, तू बार बार दखलंदाजी करता है, इसलिए तुझे आदेश दिया जाता है कि उसके यार के साथ अय्याशी करने वाले एक क्षेत्र में 3 किलोमीटर तक तू नहीं जाएगा। और अगर तू गया, तेरी पत्नी ने फोन लगाया थाने को, टीआई आएगा, मुंडी पकड़ेगा, कोर्ट में पेश करेगा, जज साहब आपको जेल भेज देंगे। ये प्रोविजन सोनिया ताई करके गई है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। अब बताइए, इस देश का कोई मर्द सुरक्षित बचा है क्या? उसके बाद में भी फेमिनिस्टों का एजेंडा बोलता है कि इस राष्ट्र के अंदर महिलाएं प्रताड़ित है, पीड़ित है, शोषित है। कैसे? महिलाओं के लिए 65 कानून है इस राष्ट्र में, मर्द के लिए एक भी कानून नहीं। तो प्रताड़ित कौन है भाई? एनसीआरबी का आंकड़ा लेटेस्ट मैं आपको बताता हूं, जितनी महिलाएं इस देश में आत्महत्या कर रही है उससे 5.5 गुना मर्द आत्महत्या कर रहे। दिखाई नहीं देता है एनसीआरबी को, महिला बाल विकास की मंत्री को दिखाई नहीं देता है, लीगल आयोग को दिखाई नहीं देता है, कानून मंत्री को दिखाई नहीं देता है, इस राष्ट्र के अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री को सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। अरे प्रताड़ित तो इस राष्ट्र का पुरुष हो रहा है, ये उस देश का पुरुष है जहां महर्षि मनु, जो कि हमारे आदि देवता कहे गए हैं, मनु से ही मनुष्य बना है, मनु से ही मानव बना है। उन्होंने मनु स्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस राष्ट्र में नारी की पूजा की जाती है, उस राष्ट्र में, उस देश में, उस घर में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। उस देश के पुरुषों के खिलाफ आप इतना घिनौना आरोप लगाते हुए आपकी आत्मा मर क्यों नहीं गई? लेकिन नहीं, इंटरनेशनल एजेंडा है। हम तो 50 दिन भी साथ नहीं रह पाते हैं शादी के बाद, ये 50 साल कैसे रह लेते? बड़ा करो इनको। और उसमें शामिल था नेहरू खानदान। 1947 से लेकर नेहरू खानदान के पापों का, अपराधों का, गुनाहों का विवरण मैंने दिया है। अब आप आ जाइए 2011-12 में। 2012 में एक ऐसी घटना दिल्ली में ही हुई जिसने बलात्कार को एक बहुत बड़ा बिना पूंजी का उद्योग बना दिया। और वो घटना इस राष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है, मानता है, समझता है, निर्भया कांड। फेमिनिस्टों का एजेंडा अभी तक चल रहा है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ में घूम रही थी, फिर रही थी, दारू पी रही थी, जो भी व्हाटएवर इट में भी, सच्चाई जो भी थी। एक चलती बस को हाथ दिया, लिफ्ट ले ली, रात को 11:30-12 बजे, जो भी टाइम होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज द टाइम। क्लीनर उससे पैसे मांगने के लिए गया, भाई साहब पैसे दे दो। अब वो रणवीर सिंह थे कि मैं तो मेरी दीपिका पादुकोण के साथ जा रहा हूं, उनने उठा के क्लीनर को 4 थप्पड़ मार दी। अरे भाई, बस वाले न तो संत होते हैं और न ही बस वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं। वो तो आखिरी ट्रिप पे लेके जा रहे थे अपने खा पी के, दिन भर हार तोड़ मेहनत करते हैं, आखिरी में थोड़ी लगा लेते हैं 2-2 बूंद जिंदगी के। जब उसको थप्पड़ मार दिया तो ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर सब ने आके धुनाई चालू कर दी। छोरा चतरा था, बॉयफ्रेंड भग निकला। छोरी ने मर्दानगी बताई कि मैं तो झांसी की रानी, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बूंदेले हम बोलो कि हमने सुनी कहानी थी। उसने ज्यादा शानपत दिखाई तो ड्राइवर, क्लीनर तो वही होते, टामी निकाली, टामी मारी, मर गई। न कोई बलात्कार हुआ है, न कोई छेड़छाड़ हुई है। सिंपली 302 का मुकदमा है, बल्कि 302 का भी नहीं है, 307 का मुकदमा। और मीडिया ट्रायल, फेमिनिस्टों का एजेंडा, फेमिनिस्टों का इकोसिस्टम, सोनिया गांधी का राज, कांग्रेस का पाप, गुनाह यहां भी साबित हुआ।
मरी हुई लड़की को सिंगापुर भेज करके पूरे राष्ट्र के पुरुषों को बदनाम किया। उस जमाने में इस देश के लड़कों को विदेशों में नौकरियां मिलना बंद हो गई थी दोस्तों, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, क्योंकि इस राष्ट्र को कैपिटल ऑफ रेप बना दिया था सोनिया ताई ने और उसकी मंडली ने। आज जरूर मोदी जी ने इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की जनता को और युवाओं को असेट बना दिया है। कांग्रेस में सिर्फ यह भय था कि हमारी सत्ता जाने वाली है, इसलिए मरी हुई लड़की को विदेश भेज करके और निर्भया कांड को बहुत बुरी तरीके से उछाला गया और 4 बेगुनाहों को फांसी पर टांग दिया। गुनाहगार थे 307 के गुनाहगार थे, 302 का मान लो, हत्या के गुनाहगार मान लो या हत्या के प्रयास का गुनाह मान लो। एक्शन वर्सेस रिएक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब क्लीनर को आपने उसको क्लीनर को थप्पड़ मारा तो उन्होंने भी मारा, लेकिन उसको जबरदस्ती बलात्कार का मुकदमा साबित करके मीडिया ट्रायल, फेमिनिस्टों का एजेंडा और उनका इकोसिस्टम और वो मोमबत्ती वाले, इन सब ने मिलकर के एक हत्या के प्रयास के मुकदमे को बलात्कार का मुकदमा बना करके राष्ट्र के सारे पुरुषों को, मर्दों को बदनाम किया इंटरनेशनल लेवल पर। और शायद आपको मालूम नहीं, क्योंकि निर्भया कांड बहुत चला, बहुत छपा, बहुत टीवी चीख चीख के एंकर बोले। कई एंकर फंसे हुए मुझे फोन करते हैं, उनके नंबर है मेरे पास में, कि हमारे साथ की कोई एंकर ने हमारे खिलाफ बलात्कार लगा रखा है, छेड़छाड़ लगा रखा है। नाम में जरूर नहीं बताया चाहूंगा, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, व्यक्तिगत मिलोगे तो सुना दूंगा। और बड़े बड़े नेशनल चैनल के हैं एंकर, 3-4 एंकर मुझसे फोन पर बात कर चुके हैं, सलाह मांग चुके हैं। तो ये एजेंडा उन्होंने चला दिया और 307 को बलात्कार साबित करके इंटरनेशनल लेवल पे हमें पूरे राष्ट्र के मर्दों को बदनाम कर दिया। और एक वर्मा करके रिटायर्ड जज था, उसको रातों रात सोनिया ताई ने फोन करा, बना कानून। लाखों मेल हमने भेजे लीगल कमीशन को और उसको, जिसको अध्यक्ष बनाया गया था उसको, वर्मा को, रिटायर्ड जज को, मैक्सिमम एनजीओ के लोग, वो लोगों ने भेजा था। लेकिन फिर भी निर्भया कांड के बाद और स्ट्रिक्ट कानून बन गए। पहले 354 सिंपल थी, अब 354 में क ख ग घ य र ल व शत्रज्ञ कुछ भी बना। और एक यहाँ कोई खुजलीवाल जी है जिनको खुजली चलती रहती है। खुजलीवाल जी का पगले का तो ये कहना कि अगर स्त्री को या लड़की को आपने 10 सेकंड से ज्यादा घूर के देखा तो 354 लगा दूंगा। अबे पगले, टाइम्स ऑफ इंडिया की वो कटिंग है मेरे पास में, जब तू कॉलेज में पढ़ता था तेरे खिलाफ भी छेड़छाड़ लगाया था। आप लोगों के पास में नहीं है तो मैं सेंड कर दूंगा। इस खुजलीवाल के खिलाफ लड़की ने 6 साल का केस लगाया, टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग। कई बार जब मैं आया था, मेट्रो में घुमा था, उसके अंदर जो मर्दों के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणियां लिखी थी, मेरा खून खोल गया। पता नहीं दिल्ली वालों का खून गर्म है या नहीं है, आई डोंट नो। मैं होता हम इंदौरी तो इतनी देर में हाईकोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करा दे, जनहित याचिका। मेट्रो के अंदर इतने भद्दे कार्टून बना रखे हैं मर्द के खिलाफ और नीचे लिख रखा कि ये आपकी कोई मर्दानगी नहीं है, ये तो छेड़छाड़ का मुकदमा। क्यों भाई, मर्द बदनाम होने के लिए पैदा हुआ है क्या? लेकिन खुजलीवाल जी की खुजली थी, उनने कर दिया। तो 2012 में और स्ट्रिक्ट कानून बन गए। अब मर्द न घर में सुरक्षित है न बाहर सुरक्षित है। इस बीच एक और आ गया, शारदा एक्ट आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो, प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमन एट वर्क प्लेस। आपके कार्यस्थल पर आप महिला का शोषण या प्रताड़ना करते हो तो उससे बचाने का प्रोविजन। कानून बाद में बना, पहले शारदा एक्ट आया जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की। अब आप यदि किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी रहा हूं, अभी मैंने वीआरएस ले लिया, आपके अंडर में कोई लाली लिपस्टिक काम करती है, रोज लेट आती है, जल्दी चली जाती है,
हिंदुस्तान के सारे पुरुषों के लिए आधे घंटे का, पुलिस में तो बहुत ही हो रहा है, भैया अटक मटक चटक करके आती है और वे बेचारे जो भाई है वो दिन भर काम कर कलम घींचते रहते हैं या इधर से उधर। ये पुलिस में तो भयंकर जितनी लड़कियां या महिलाएं आ गई है, माशाअल्लाह उनका सारा काम बापड़े पुलिस वाले ही कर रहे हैं। घर में भी जूते खा रहे हैं, इधर पब्लिक के भी जूते खा रहे हैं और वहां भी उस भाई का वजन ढो के घूम रहे हैं। ये सच्चाई है, मैंने देखा अपनी आंखों से। तो वो अटक मटक चल के मतलब वो 12 बजे आती है और 4:30 बजे चली जाती है। अब आपने उसको एक चार्जशीट दे दिया, मेमो दे दिया, उसको सिर्फ बोलना है कि ये मेरा अधिकारी ने मेरे को वर्क प्लेस पे हरासमेंट किया, आप जेल जाए। ये क्या है भाई? पुरुष घर में इसलिए सुरक्षित नहीं है कि उसके ऊपर 498 लग जाएगा, दहेज प्रतिशत अधिनियम लग जाएगा, घरेलू हिंसा लग जाएगी, मार्केट में चलेगा तो छेड़छाड़ लग जाएगी, ऑफिस में नौकरी करने के लिए जाएगा तो वर्क प्लेस हरासमेंट लग जाएंगे। अरे कहीं तो जिंदा रहने दो बेचारे को, मार डालोगे के चारों। उसके बाद में भी सितम ये कि इस राष्ट्र की महिलाएं शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, पीड़ित है। 65 कानून है भैया आपके लिए, हमारे लिए एक आदि दे दो। 2 डजन आपके लिए महिला हेल्पलाइन है, 112 है, 100 डायल है, सखी सेंटर है, महिला थाना है, महिला आयोग है, महिला बाल विकास मंत्रालय है, महिला काउंसलर है, 100 नंबर है। लेकिन मर्द के लिए एक भी हेल्पलाइन। राहुल इधर लिख दो। हमने नरेंद्र मोदी जी को नमो ऐप पे, नरेंद्र मोदी ऐप पे MyGov.in पर सैकड़ों बार लिखा कि आप इस राष्ट्र के पुरुषों की इनकम टैक्स खा रहे हो, सारी सरकारें खा रही है। 92% इस राष्ट्र का मर्द इनकम टैक्स देता है और 95% इस राष्ट्र का मर्द GST देता है। उसी के पैसे से उसके खिलाफ आप कानून बना रहे हैं। तो बेचारे गरीब इस राष्ट्र के निर्बल मर्द के लिए एक हेल्पलाइन ही खोल दो कि कितना प्रताड़ित हो रहा है। बेचारे पुलिस वाले दूसरों के सामने मुंडा नहीं बता सकते कि मेरी बीवी मेरे को मारती है या रोटी नहीं देती है। हेल्पलाइन पे तो फोन कर देंगे वो। आप क्या समझते हैं बॉर्डर पर मिलिट्री में काम करने वाले युवा मुझे फोन करके रोते हैं कि मैं यहाँ बॉर्डर पर छाती पर गोलियां खा रहा हूँ पाकिस्तान की, और मेरी पत्नी मेरे माता पिता को परेशान कर रही है और बॉयफ्रेंड के साथ में नैन मटक्का कर रही है। ये स्थिति है। सैकड़ों कॉल मेरे पास में रिकॉर्ड किए हुए हैं जहां बॉर्डर पर से खड़ा हुआ, कभी असम का, कभी राजस्थान का, कभी गुजरात की बॉर्डर पर खड़ा हुआ व्यक्ति मुझे फोन कर करके रो रहा है कि भाई साहब हमारे लिए कोई कानून नहीं है इस राष्ट्र में। ये स्थिति है। मर्द गोलियां खा रहा है, लड़कियां मजे ले रही। सारे कानून ऐसा बनाए हैं इस राष्ट्र में फेमिनिस्टों के इकोसिस्टम और फेमिनिस्टों के एजेंडा ने कि मालपति का मजे यारों से। क्यों भाई? क्यों भाई? माल तो तेरे का पति को चाहिए, लेकिन अय्याशी यारों के साथ करूंगी। क्योंकि इस राष्ट्र का एक भी महिला कानून नहीं है जो महिला संरक्षण करता है। वो महिला के व्यभिचार का संरक्षण करता है, उसके अवैध संबंधों का संरक्षण करता है। आप कानून के प्रोविजन पढ़कर देखिएगा, हिल जाएंगे, आपकी आत्मा हिल जाएगी, सिहर जाएंगे आप। ये कौन सी बात है भाई? संसार के सारे देशों में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट द्विपक्षीय होता है। पत्नी ने पति को बर्तन से मार दिया या बेलन से मार दिया, उसने फोन किया, पुलिस आएगी, पत्नी को अरेस्ट करके ले जाएगी। लेकिन इस देश में पति के हाथ पैर तोड़ दे पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और बॉयफ्रेंड के साथ में ही थाने पर जाएगी, पति के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। ये क्या है? ये मजाक है क्या? तो दोस्तों, ये जो इकोसिस्टम और ये एजेंडा चल रहा है, इसीलिए पुरुष आयोग जरूरी है। मेरे साथ चंद नारे देंगे, और जो सामने खड़े हुए उन भाईजानों से, भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस तरफ आ जाए। हम वैसे ही ईन मीन गीन 3 लोग हैं, थोड़े से और संगठित हो जाइए और फिर कुछ नारे देंगे। पहला नारा रहेगा शौक नहीं मजबूरी है, आप बोलेंगे अब आंदोलन जरूरी है। हमें चाहिए पुरुष आयोग, आप बोलेंगे पुरुष आयोग, पुरुष आयोग।
डॉक्टर सिंह साहब यहाँ पर पधार चुके हैं, हम उनका हार्दिक